एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। राइट। और इसमें हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, क्या यूज किया होता है गॉस लॉ का? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने के लिए यूज करते हैं? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। राइट। तो एक हम लोग इनफाइनाइट वायर का केस पढ़ चुके थे, राइट। और कल होमवर्क दिए हुए थे इनफाइनाइट वायर में सिलिंड्रिकल वायर का, राइट। होमवर्क में क्वेश्चन में था फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर। अब देखो ये सिलिंड्रिकल वायर है तो ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो सिलेंडर सॉलिड हो सकता है या तो हॉलो हो सकता है। हाँ, दो संभावना हो सकता है, हॉलो हो सकता है या सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, राइट। ठीक है, इन दोनों केस में हम लोग इसको केस फर्स्ट, इसको सेकंड लेते हैं। दोनों केस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और उसका सेकंड क्वेश्चन था, इसका ग्राफ निकालना था, ग्राफ ड्रॉ करना था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हॉलो। ठीक, पहला हॉलो, हॉलो की वजह से, राइट। यानी हॉलो है, चलो पहले एक सिलेंडर बना देते हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर, राइट। ठीक है, तो देखो हॉलो होगा तो इसमें चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे या वॉल्यूम में? हाँ, सरफेस पे, राइट। ये इनफाइनाइट है, देखो ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक पूरा इनफाइनाइट तक फैला हुआ। ठीक, सरफेस पे चार्ज होगा, यानी इसमें क्या डिफाइन होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर है, राइट। अब देखो इसका रेडियस ले लो, लेट से रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू बी, कुछ भी ले लो, आर ले लो, राइट। कुछ लेट से कैपिटल आर, ठीक, आर ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें तीन पॉइंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, एक तो केस फर्स्ट, फर्स्ट किसका पर है, हॉलो का, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर। ठीक है, केस फर्स्ट, कि अगर एक जनरल पॉइंट आर लेते हैं जो कि कैपिटल आर रेडियस से कम हो, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, अंदर, सिलेंडर के अंदर लाई करेगा, राइट। यानी ये कौन सा पॉइंट हो गया, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड पॉइंट। मतलब अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर की बात करते हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या लाएंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ, हमेशा यूज करेंगे। ऐसा क्यों हम लोग गॉस लॉ यूज कर रहे हैं कि देखो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कहीं भी ले लो क्या सिमेट्रिकल होता है, राइट। हाँ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। और यह चार्ज कौन सा चार्ज होता है, यह चार्ज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर वाला, बताए थे ना। कौन सा चार्ज होता है, चार्ज इनसाइड द, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यानी जो हम लोग स्टेप लिखवाए थे ना अप्लाई करने का, कि क्या करते हैं, पहले सरफेस मानते हैं, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस मानते हैं। तो हम लोग को इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या एकदम सिमेट्रिकल ऐसा गॉसियन सरफेस मान लेंगे, सिलिंड्रिकल ही, आर रेडियस का एक एल लेंथ का सिलेंडर मान लेंगे। इसके एक्सिस से देखो, अगर ये तुम्हारा एक्सिस हो जाता है, ठीक है, यह अगर एक्सिस है, राइट, तो एकदम सिमेट्रिकल सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, तो इस सिमेट्रिकल सिलेंडर की वजह से, ठीक, सॉरी ये मेरा हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक, अब देखो ये सरफेस जो सिलेंडर है, यानी जो ओरिजिनल मेरा सिलेंडर हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, इसके अंदर है, तो क्या इसके अंदर कोई चार्ज है, क्यू इन है, यानी इसमें क्यू इन ही जीरो हो गया, मतलब ये वाला टर्म ही जीरो हो गया। तो देखो एरिया जीरो हो नहीं सकता है,
तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या एरिया कभी जीरो होगा? क्या इस सिलेंडर का एरिया कभी जीरो पॉसिबल है? नो। इसका मतलब क्या लिख देंगे? E इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कभी जीरो होगा नहीं, तो हो सकता है ये जीरो हो जाए। इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हॉलो सिलेंडर में? जीरो, यानी इनसाइड हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, राइट। एक केस फर्स्ट पढ़ लिया कि अगर पॉइंट अंदर रहा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलें। देखो, हाँ रिपीट करते हैं। देखो, हम क्वेश्चन दिए थे इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर, और सिलिंड्रिकल वायर दो पॉसिबल है, एक तो हॉलो और एक सॉलिड। हॉलो मतलब अंदर खाली हो, तो चार्ज कहाँ फैला होगा? सरफेस पे, ठीक है। तो अगर जनरल पॉइंट फर्स्ट केस लेते हैं, जनरल पॉइंट हम अगर कोई पॉइंट आर लेते हैं जो रेडियस से कम हो, तो क्या वो सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट हो जाएगा? तो क्या सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है? इस सिलेंडर देखो, सिलेंडर का टॉप व्यू देखो, टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल दिखाई देगा, राइट। ठीक है, इस तरह का। और पॉइंट जो लिए हैं, कोई पॉइंट अंदर लिए हैं, ठीक है, कोई पॉइंट हम लोग अंदर ले लिए हैं, और ये मेरा गॉसियन सरफेस रहा इस तरह का। तो क्या इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? क्यू इन है? चार्ज तो सब यहाँ पे फैला हुआ है, चार्ज कहाँ है? सरफेस पे है। तो अंदर में कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्यू इन जीरो। क्यू इन जीरो हो गया, मतलब ये वाला टर्म, इस राइट हैंड साइड वाला टर्म जीरो हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड भी जीरो होना चाहिए। तो डीए पॉसिबल नहीं है जीरो, एरिया तो कभी जीरो होगा नहीं। तो क्या जीरो हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसलिए ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, अगर पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर है, इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट। हो गया। केस टू इसका हम लोग क्या था? केस टू, राइट। जनरल पॉइंट आर ग्रेटर देन आर, रेडियस से बड़ा था, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट, राइट। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? आउटसाइड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट हो गया। इस केस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक। तो चलो हम लोग बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है। इनफाइनाइट सिलेंडर जो भी लेंगे, कैसा लेंगे? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इस बार कहाँ है? रेडियस से बड़ा है पॉइंट जो है, कहीं बाहरी पॉइंट है, राइट। कहीं मेरा पॉइंट यहाँ ले लो, राइट। ये वाला डिस्टेंस इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। ये आर, ये कौन सा पॉइंट हो गया? आर, ठीक। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड। तो ध्यान से देखो, अगर हम गॉसियन सरफेस बनाए, हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था? जिस पॉइंट पे निकालना होता था, ये गॉसियन सरफेस से जूम करते थे ना। तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा इस केस में, बताओ। क्या हम लोग इस आर रेडियस का एक सिलेंडर ले लें, एल लेंथ का, देखो एल लेंथ का एक सिलेंडर मान लिए। क्या ये सिमेट्रिकल हो गया? दिख रहा है ना सबको? तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और देखो ये कुछ वैसा ही हो दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके अंदर सारा चार्ज प्रेजेंट हो गया। यह सेम हो गया, दिस इज सेम एज इनफाइनाइट वायर। ये तो सेम ही कंडीशन होगा, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस के अंदर आ गया, आएगा कि नहीं? दिख रहा है ना? वायर के केस में ऐसे ही लेते थे ना, जिसमें चार्ज पूरा अंदर आ जाए, राइट। ये तो वायर की तरह बिहेव कर गया। तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वही हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर, ठीक है। 2k लेमडा बाई आर, सेम, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? एकदम सेम इनफाइनाइट वायर की तरह।
क्योंकि इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया। जब भी गॉसियन सरफेस के अंदर नोट लिख देते हैं, जब भी गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ जाए, देन आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम कंसेप्ट लगाते हैं, देन अप्लाई सेम कंसेप्ट। ठीक है, सेम कंसेप्ट करने का मतलब जो वायर के केस में लगाएंगे वही सॉलिड के केस में भी लगा देंगे, हॉलो के केस में भी लगा देंगे। क्या सॉलिड सिलेंडर की वजह से अगर बाहरी पॉइंट पे कोई निकालते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाहरी पॉइंट पर, तो क्या सारा चार्ज अंदर आ जाएगा? यस और नो? तो उस केस में भी यही होगा, उस केस में भी यही होगा। ठीक है, अब तुम लोग, हाँ अब तुम लोग सोच रहा हो कि इसका चलो बताते हैं, राइट। इसमें तो इसका हम लोग तो सिग्मा डिफाइन किए हैं, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। देन हाउ टू कन्वर्ट लेमडा, कैसे हम लोग इसको लेमडा में कन्वर्ट कर दिए? तो देखो सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, यूनिट से समझो, सिग्मा क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और लेमडा क्या होता है, कूलम पर मीटर, राइट। तो नीचे मीटर आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखो नीचे मीटर आना चाहिए। इसका मतलब अगर इधर हम मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, यूनिट सेम होगा यानी लेमडा इक्वल टू क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू एल। ठीक है, तो देखो अगर सिग्मा, अगर मान लो इस पर्टिकुलर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो इस लेमडा को सिग्मा इंटू एल से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर जरूरत लगा तो पूछ देगा कि यूनिट लेंथ की वजह से, एल लेंथ की वजह से क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह भी चेंज करते हैं। ठीक है, सिग्मा को लेमडा में कन्वर्ट कर दें, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंडर, पॉइंट आउटसाइड हो गया और इनसाइड हो गया। अगर यही केस 3 ले लेंगे, इफ आर इक्वल टू आर हो जाए, यानी सरफेस की बात की जाए, तो सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2k लेमडा बाई आर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ हो गया, करते हैं। हो गया, चलो आगे चले। अब इसका ग्राफ देखते हैं, राइट। इसका ग्राफ, ठीक, ग्राफ किसके किसके भी ड्रॉ करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, राइट। चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एक्स। ठीक है, तो केस फर्स्ट, हम लोग केस फर्स्ट में क्या देखे कि अगर आर लेस देन आर हो जाए, यानी इनसाइड पॉइंट, इनसाइड, ई क्या होगा, 0। केस टू, केस टू में क्या देखे, अगर आर ग्रेटर देन आर हो जाए, यानी आउटसाइड हो जाए, तो ई क्या हो जाएगा, 2k लेमडा बाई आर, यानी सॉरी स्मॉल, 2k लेमडा बाई आर। यहाँ से क्या पता चला, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, यानी कि देखो जब तक रेडियस है, यानी आर इक्वल टू आर ना हो जाए, यानी यहाँ पर आर इक्वल टू आर ले लो, चलो इसको स्मॉल आर, ठीक है, आर ले लो, तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। लेकिन एट आर इक्वल टू आर, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कितना है, 2k लेमडा बाई आर, यानी कुछ वैल्यू होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 2k लेमडा बाई आर। उसके बाद देखो जैसे ही आर टेन टू इन्फिनिटी जा रहा है, इस वाले से देखो, आर टेन टू इन्फिनिटी यानी ई टेन टू 0। ठीक, यानी कुछ ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इधर ई कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाइपरबोलिक नेचर, राइट। तो ये हो गया ग्राफ किसका है, ये हॉलो सिलेंडर का ग्राफ है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर।
ठीक है, किसका है? हॉलो सिलिंड्रिकल वायर का है, राइट। हो गया। अरे इसको आर टेन को आर को इन्फिनिटी करेंगे तो ई क्या हो जाएगा? वन ऑफ समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। इसलिए ई किधर की तरफ? जीरो जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब सॉलिड के केस में देख लो, आगे चले। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, इस केस में देखते हैं। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के केस में दोनों केस पॉसिबल है कि एक बार पॉइंट आउटसाइड लेते हैं, एक बार पॉइंट इनसाइड लेते हैं। तो इसमें क्या डिफाइन होगा? सबसे पहले बताओ, चार्ज कौन सा चार्ज लेंगे? चार्ज डेंसिटी किस नेचर का होगा? सरफेस होगा कि वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा, राइट। क्योंकि ये सॉलिड है, मतलब सॉलिड में क्या पूरा अंदर तक भरा भरा हुआ रहेगा चार्ज, और कैसा है? इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट है। इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। लेट्स से आर विद द रेडियस, ठीक। तो इसमें डिफाइन होगा रो कूलम पर मीटर क्यूब, राइट। बट हम लोग इसमें देखो, अगर पॉइंट लेते हैं, समझो इस बात को, अगर पॉइंट लेते हैं कहाँ कहाँ ले सकते हैं? एक बार पॉइंट अंदर ले सकते हैं, एक बार बाहर ले सकते हैं, दो पॉसिबल केस है। एक बार सरफेस पे ले सकते हैं, राइट। यानी अगर केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? केस फर्स्ट आर लेस देन आर, यानी इनसाइड पॉइंट, पॉइंट। और केस सेकेंड क्या हो जाएगा? आर ग्रेटर देन आर, यानी आउटसाइड पॉइंट। अब देखो पॉइंट ले लेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस से जूम करेंगे तो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल ही जूम करना पड़ेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस शुड बी हाईली सिमेट्रिकल। तो जो भी गॉसियन सरफेस जूम करेंगे तो क्या होगा? सिलिंड्रिकल ही जूम करेंगे, इस तरह, राइट। दिख रहा है ना सबको? इस तरह का एल लेंथ का गॉसियन सरफेस, समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब इसके अंदर वाला इस गॉसियन सरफेस के, ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक। और इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला हम लोग को चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखो ये तो एल लेंथ का है, इसका मतलब हम लोग को इसको लेमडा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको लेमडा में कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एरिया। ध्यान से देखो, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम पर मीटर आ जाएगा, राइट। हुआ कि नहीं? देखो ये क्या लिखा हुआ है, रो, समझो, कूलम पर मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब क्या है? कूलम अपॉन एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ, यही लिखा होता है ना। यानी एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब जो भी गॉसियन सरफेस माने उसका बेस एरिया, ए आर रेडियस का गॉसियन सरफेस था, क्योंकि हम लोग जनरल पॉइंट आर लिए थे। तो एरिया ऑफ बेस इनटू रेडियस, राइट। तो देखो यहाँ, और तब ये यूनिट बदल जाएगा। और हम अगर इसको हम एरिया ऑफ बेस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम पर मीटर हो जाएगा लेंथ वाला। तो क्या बन जाएगा? रो इंटू एरिया इक्वल टू लेमडा कूलम पर मीटर, राइट। तो यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी अगर हम लोग सिग्मा दिया है, ठीक, तो उसको हम लेमडा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रो इंटू एरिया, और यह कौन सा एरिया होता है? एरिया ऑफ बेस, राइट। इतना तक समझ में आया? इतना तक समझ में आया कि नहीं? ठीक, आगे चले। ये वाला देखो, रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर इसका लिख दें, मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये वाला हाइट, यही होता है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एल। बट हमको लाना है कूलम पर मीटर, यानी कूलम और लेंथ पर, कूलम बाई लेंथ लाना है। तो इस बेस, एरिया ऑफ बेस को क्या रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। यहाँ कूलम पर मीटर क्या बच जाएगा? लेमडा, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे चले। देखो अब हम लोग इसमें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस लेते हैं। चलो फर्स्ट केस पढ़ लो, आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड पॉइंट के लिए पढ़ लो, आउटसाइड पॉइंट। देखो पॉइंट आउटसाइड हो गया, मतलब जो सिलेंडर है मेरा,
इनफाइनाइट सिलेंडर है, राइट, और इसके पॉइंट आउटसाइड चला गया, इसका मतलब इसका बिहेवियर कैसा हो गया, सेम वायर की तरह हो गया, राइट। पॉइंट जो भी ले लिए यहाँ से, ये पॉइंट मेरा आर दिस का, ये इस पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। ये मेरा गॉसियन सरफेस, और इसमें गॉसियन सरफेस होगा कैसा, इट शुड बी सिलिंड्रिकल, ये भी कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल होना चाहिए, राइट। तो देखो इसके अंदर सारा चार्ज आ गया, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन सेम एज इनफाइनाइट वायर, सेम एज इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, राइट। तो इसके वजह से आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लेमडा बाई आर, सेम, कोई चेंजेस नहीं, यानी 2k लेमडा बाई आर, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए बिहेवियर सेम हो जाता है। आउटसाइड पॉइंट, प्रॉब्लम कहाँ होगा, पॉइंट अंदर ले लेंगे, यानी आउटसाइड के लिए कैसा नेचर शो किया, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इसका केस 2 देखो, प्रॉब्लम तब होगा जब पॉइंट मेरा इनसाइड रहे, यानी आर लेस देन आर रहे, यानी इनसाइड पॉइंट रहे, इनसाइड पॉइंट, राइट। तो देखो इनसाइड पॉइंट के लिए मान लो यही मेरा पॉइंट, पहले वाला फिगर में देखो यही पॉइंट है आर रेडियस का, तो इसके अंदर पे अगर गॉस लॉ लगाएंगे, ठीक, ये वाला देखो, ये मेरा सरफेस हो गया, ये सिलेंडर जो कलर की, ये वाला सिलेंडर के बारे में सोचो, ठीक है। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इंटू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले मोटा होना चाहिए क्यू इन, सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस तो मान ही लिए, अब निकालना है क्यू इन, क्यू इन कितना होगा, राइट। तो डिफाइन क्या है यहाँ पे, सिग्मा डिफाइन है कि रो डिफाइन है या लेमडा डिफाइन है, यहाँ पर क्या डिफाइन है, रो कूलम पर मीटर क्यूब। बट हम लोग जब भी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल मानते हैं तो उसमें हम लोग तो एल लेंथ का सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं, देखो लेंथ ले लिए, एल लेंथ का गॉसियन सरफेस है ये, एल लेंथ का है, राइट। इसका मतलब हमको लेमडा में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो क्यूइन जो हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ठीक है। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, क्यूइन की बात करते हैं तो लिखेंगे लेमडा इंटू एल, और लेमडा बता दिए, लेमडा क्या होता है, रो इंटू एरिया ऑफ बेस। देखो यहाँ पे लेमडा क्या होता है, रो इंटू एरिया ऑफ बेस, यानी इसको क्या लिखेंगे, रो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये तुम्हारा क्यूइन हो गया, यानी रो पाई आर स्क्वायर एल, ये क्यूइन हो गया, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी ये वाले गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा हम ई डॉट डी ए के बारे में सोचते हैं, यानी जो जो मेरा गॉसियन सरफेस है, देखो कुछ इस तरह का है, सिलेंडर, राइट, आर रेडियस का, ठीक है। तो इसमें देखो तीन सरफेसेस है, एक दो फ्लैट सरफेस और एक कर्व सरफेस है कि नहीं। तो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर अगर देखा जाए इधर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर होगा, राइट। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, बट और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन कर्व सरफेस का देखा जाए तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा, यानी इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ई डॉट डी ए में दो चीज आ रहा है, दो तरह का सरफेस, फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस। मतलब फ्लैट की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना है फ्लक्स में, जीरो, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक। कर्व की वजह से कितना हो जाएगा, ई इंटू एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई, ये हो गया, और क्यूबिन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्यूबिन का वैल्यू रख देंगे रो पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। देखो तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, देखो क्यूबिन का वैल्यू रख दिया रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब देखो यहाँ से एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, राइट, और बाई एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया इनसाइड द सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, राइट। देखो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि रो भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है ये। तो अगर ग्राफ की बात की जाए, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, चलो, ठीक। देखो तो ई जो था आउटसाइड के लिए, यानी दो केसेस हम लोग पढ़े थे, राइट। इसमें केस फर्स्ट आर लेस देन आर, यानी इनसाइड पॉइंट हो गया, और इनसाइड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, ये आ गया रो आर बाई 3 टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। यानी यहाँ से पता चला ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। केस टू में आर ग्रेटर देन आर हो जाए, यानी पॉइंट आउटसाइड हो जाए। तो आउटसाइड के लिए तो सेम बिहेवियर शो करता है, ई इक्वल टू 2 के लैम्डा बाई आर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। यानी यहाँ से ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। यानी एट आर इक्वल टू आर पे सरफेस तक, ठीक है, वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, वायर कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं, कैसा कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, राइट। यानी आर इक्वल टू आर तक ये ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद बाहर के लिए इनवर्स प्रोपोर्शनल का आ गया, मतलब हाइपरबोलिक नेचर का आ गया। यानी इधर हो गया ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। यहाँ से यहाँ तो गया इनसाइड पॉइंट और यह हो गया इधर आउटसाइड पॉइंट। तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। और किसके लिए ग्राफ है, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड इनफाइनाइट, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, ठीक है, हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। राइट, सरफेस पे कितना हो जाएगा, रोड बाई 2, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट, हो गया। ये सब देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे ही इसको रिमेम्बर रखना है। आगे चले, अब देखो नेक्स्ट एक और कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ते हैं। लो एक और पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। इनफाइनाइट सीट देखो, सीट इनफाइनाइट सीट क्या है, क्या एक इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म बताए हैं, इनफाइनाइट कैसा है, एक रिलेटिव टर्म है, राइट। चलो तो उस इनफाइनाइट सीट की वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चलो एक इनफाइनाइट सीट बना देते हैं, अब बताओ ये सीट है, ये इनफाइनाइट है, मतलब इस तरफ फैला हुआ है पूरा इनफाइनाइट दोनों तरफ से, ठीक है, ठीक है। ये कॉपी का पेज की तरह समझना है, एकदम इनफाइनाइट प्लेन। तो पूरा चार्ज कहाँ होगा, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे। तो क्या डिफाइन होगा, सिग्मा रो लेमडा, सिग्मा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ लो जैसे कि हाथ का जो तलहटी होता है ना, पाम, पाम पे पूरा चार्ज फैला हुआ है और पाम के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट रहा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पॉइंट पे, और जस्ट इसको देखो, अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो क्या एक लाइन की तरह दिखेगा, साइड से देखो एकदम साइड से, तो क्या एक लाइन की तरह दिखेगा,
ठीक। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इधर r डिस्टेंस की दूरी पे, यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इधर निकालो चाहे इधर निकालो, क्या बात बराबर ही होगा, राइट। इस केस में जो हम लोग मानते हैं, जो गॉसियन सरफेस लेते हैं, कैसा लेते हैं, और ये थिन शीट है, ध्यान रहे, वेरी थिन शीट, वेरी थिन शीट, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा थिन शीट, राइट। तो जो गॉसियन सरफेस लेते हैं ना, वो कुछ इस तरह का सिलिंड्रिकल लेते हैं, ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह का सिलेंडर लेते हैं, कुछ मतलब ऐसा सिलेंडर लेते हैं जो कि कट करते हुए पास करे, ठीक है, देखो ऐसे कुछ यहाँ से बाहर की तरफ निकले, राइट, और कुछ अंदर की तरफ इधर भी, ठीक है, इस तरह का क्रॉस करता हुआ, ठीक है, मतलब इस सरफेस को क्रॉस करता हुआ सिलेंडर लेते हैं, राइट। अब देखो इस पॉइंट पर देखा जाए तो चार्ज तो पूरा इस पे फैला हुआ है, पूरा इस सीट पे फैला हुआ है, ठीक है। अगर इस गॉसियन सरफेस का इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में है, इधर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। और ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है, राइट। अब देखो हम लोग गॉस लॉ लगाते हैं, अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक। और मान लो ये जो सिलेंडर है इसका एरिया ले लो ए, मान लो कि इसका जो एरिया आएगा बेस एरिया ए ले लो, राइट, और लेंथ ले लो एल, राइट, ए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये चीज एज्यूम कर लिए ए। तो अगर हम चार्ज देखें तो जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा तो क्या सिर्फ इस वाले एरिया में होगा, यानी सिर्फ ये जो एरिया है इस वाले एरिया में चार्ज प्रेजेंट होगा, वही चार्ज अंदर होगा ना गॉसियन सरफेस का, समझो। पेज अगर कट करते हैं, अगर सीट से पेज से ऐसा सिलेंडर कट करते हैं तो क्या जो सिलेंडर इसी वाले जो सीट होगा इसी पे ना चार्ज होगा, और ये चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम क्यू इन की बात करें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, और गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो देखो हम लोग गॉसियन सरफेस मान लिए, फर्स्ट स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस से जूम करना, वो सिलिंड्रिकल मान लिए, राइट। सेकंड था क्यू एन कैलकुलेट करना, वो कैलकुलेट कर लिए। अब इस सरफेस के बारे में इस पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो इस सिलेंडर में दो तरह का सरफेस है, वन इज कर्व एंड अदर इज फ्लैट, कर्व और फ्लैट, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस इधर लो या आर डिस्टेंस इधर लो, क्या दोनों तरफ का कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि इधर एरिया वेक्टर फ्लैट सरफेस की वजह से भी इसके पैरेलल हो जाएगा, इधर की वजह से पैरेलल हो जाएगा, राइट। बट कर्व सरफेस की वजह से देखा जाए तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो 90 डिग्री हो गया, यानी इस समय कर्व का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, जीरो। बट फ्लैट का देखो इधर भी कंट्रीब्यूशन है, इधर भी 0 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ई ए, क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा, और एरिया भी कांस्टेंट है ए, इसका एरिया कितना है ए, एरिया भी कैसा है कांस्टेंट है, इधर का ई है और इधर का ई है, दोनों देखो दोनों का फ्लक्स पॉजिटिव है, ध्यान से देखो एंगल थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, दोनों कैसा हो जाएगा एडिटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 ए। अब दिस मस्ट इक्वल टू क्यू इन, यानी सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से ई कितना आ गया, ए कम्स टू बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ये चीज, याद है किसी को, कब प्रूफ किए थे, डिस्क वाले केस में, डिस्क में हम इनफाइनाइट सीट ले लिए थे कि डिस्क भी इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा जब आर वेरी स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर वेरी स्मॉल, तो उस समय भी मेरा यही आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, हो गया, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत, क्यू इन, देखो क्यू इन समझो, क्यू इन ये सीट है, अब सीट पे एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं, समझो कि पेज, एक पेन में अगर पेपर में पेन डालेंगे तो दोनों तरफ क्रॉस कर जाएगा, राइट,
तो कुछ जो एरिया कवर करेगा सिलेंडर सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करेगा ना, जितना उसका एरिया होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पेन डालेंगे तो इतना ही कवर करेगा ना ये वाला पोर्शन। अगर ए एरिया का सिलेंडर मानेंगे तो सिर्फ इतना ही कवर करेगा, तो चार्ज सिर्फ इसी पे प्रेजेंट होगा, इसी पे प्रेजेंट होगा। तो इसका एरिया मतलब सिर्फ इस वाले पोर्शन पे चार्ज होगा और कहीं नहीं चार्ज होगा। इस वाले पोर्शन में सिलेंडर का ये जो पोर्शन होगा एरिया, इसी पे चार्ज होगा और कहीं चार्ज नहीं होगा सिलेंडर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि सब बाहर हो गया। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, राइट? हो गया? हाँ, इसमें गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सेलेक्ट करते हैं, राइट? ये थोड़ा सा तुम समझ, सपोज करो कोई और दूसरा सरफेस सेलेक्ट करो, राइट? कोई भी सरफेस सेलेक्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सीट है। अगर हम हॉलो स्फीयर स्फीयर भी सिलेक्ट करते हैं तो आधा इधर आएगा स्फीयर का पार्ट, आधा इधर आएगा बॉल का पार्ट, आएगा कि नहीं? तो उसमें भी सिर्फ चार्ज कहाँ, इसी एरिया में प्रेजेंट होगा, जितना कागज वाला जो एरिया क्रॉस कट करेगा, जितना कट करेगा एरिया, सिर्फ उसी एरिया में चार्ज प्रेजेंट होगा। और देखो एरिया एरिया कैंसिल हो जा रहा है दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कैसा भी सरफेस ले लो यहाँ पे, इट डजंट मैटर, ठीक? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट है। इस केस में कैसा भी सरफेस ले लो, राइट? ये हो गया, ये चले। देखो अगर यही थिक सीट हो जाए, चलो हम इसका प्रूफ नहीं कराते बट याद होना, थिक सीट, थिक इनफाइनाइट सीट, ठीक, मैंने मोटा सीट हो जाए, मोटा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सिंपल याद रखना है, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक? इसका यूज नहीं होगा, फिर भी याद रख लेना है ये डाटा। और सिलेबस में सिर्फ थिन सीट है, थिक सीट नहीं पढ़ना है, राइट? और ये कैसा है, इनसाइड द, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड आया, इनसाइड द सीट। समझो हम बताते हैं। थिक सीट कहने का मतलब इस बार जो सीट है, ठीक, मान लो मोटा है, दिख रहा है ना, ये इस तरफ फैला हुआ, ये पूरा मोटा है सीट, इतना मोटा, इस पूरे में चार्ज है, पूरे में। देखिए समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना सब, ठीक है, मोटा है। तो अगर पॉइंट अंदर ले, इस सीट की अंदर की ही बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक? लेकिन अगर ये आउटसाइड पॉइंट ले लें, आउटसाइड अगर फिर पॉइंट इधर ले लो इसके बाहर, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगा, रो आर बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? फिर कांस्टेंट हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? हो गया? देखो इसको हम लोग कंडक्टर में थोड़ा सा इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है? ये चीज हम लोग को, हाँ, बोलो। देखो हम क्या बोले यहाँ पे कि अगर थिक सीट हो जाए, थिक सीट मतलब मोटा इस बार, तो अगर इस सीट के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट इनसाइड रहना रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद करना है, नॉट इन सिलेबस बट क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है? थिन सीट हम लोग को केवल पढ़ना है, राइट? और बाहरी पॉइंट के लिए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है? हो गया? चलो अब नेक्स्ट देखो, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और आगे भी पढ़ेंगे, अभी हम लोग स्फीयर पढ़ना है, ठीक है? एक और हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एकदम स्पेशल केस पढ़ेंगे स्फीयर का। स्फीयर, स्फीयर कितने तरह का पॉसिबल हो सकता है, देखो पहली तो दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे स्फीयर को। एक कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, राइट? फिर इस हॉलो को दो केस में कन्वर्ट करेंगे, एक बार कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब एक बार आयरन का बना हो, एक बार लकड़ी का बना हो, नॉन कंडक्टिंग। तो देखो इसको जब, तो इस केस में कितना हो गया, दो हो गया, तो इसको बोलेंगे HC। जब भी हम HC बोले मतलब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है,
और इसको बोलेंगे HNC। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? HNC, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक। सिमिलरली सॉलिड में दो तरह का, कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। ठीक। तो जब कंडक्टिंग बोलेंगे तो इसको बोलेंगे SC, सॉलिड कंडक्टिंग, और इसको SNC, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये चार तरह का स्फीयर पढ़ेंगे। ये भी दिस इज द गॉस लॉ का ही एप्लीकेशन है, बट इसको बाद में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें सब चीज पढ़ेंगे, सारा चीज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या इसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, राइट, और भी बहुत सारा चीज पढ़ना है, राइट। इसकी वजह से फोर्स कितना लगता है, ये सारा चीज पढ़ना है। तो इसको कब पढ़ेंगे? कंडक्टर पढ़ने के बाद। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग यानी मटेरियल की बात पड़ा है, यानी हम लोग को जानना पड़ेगा कि कंडक्टिंग किस, नॉन कंडक्टिंग किसको बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को मटेरियल के बारे में जानना होगा कि मटेरियल आखिर होता क्या है, किस तरह का होता है, राइट, मटेरियल के बारे में। ठीक है, चलो ओवरव्यू है कि इसके बाद हम लोग जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन आएगा तो इसमें ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग टाइप ऑफ मटेरियल देख लेते हैं कि मटेरियल कितने तरह का होता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के बेसिस पे कि चार्ज कंडक्ट कर रहा है या नहीं कंडक्ट कर रहा है, राइट। आगे चले। टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक, मटेरियल कितने तरह का होगा, हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। देखो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो कंडक्टर होता है, राइट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, देखो दो तरह का एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेकेंड वन इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, राइट। ठीक है, ठीक है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री होता है, फ्री टू मूव, राइट। दो तरह का आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो दो तरह का बैंड पढ़ेंगे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड में होता है, मतलब फ्री टू कंडक्ट कर रहा होता है, राइट। ठीक है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्डेड होता है वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यह फ्री टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री टू मूव ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी हम अगर किसी कंडक्टर में हथौड़ा से पीटेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस रहेगा, वैलेंस या बॉन्डेड? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये फ्री टू मूव है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने आप निकल जाए। ठीक है, मान लो एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, मान लो ये मेरा कोई सरफेस है मेटल का, ठीक, तो इस पे ढेर सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप बाहर निकल जाए। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही मूव करते रहेगा। ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल चीज इस पे फोर्स ना लगाए ताकि ये निकल जाए, तब तक ऑटोमेटिक अपने से नहीं निकलता है, राइट। यानी इस पे कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे क्या लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, फ्री चार्ज के बेसिस पे मटेरियल को तीन तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, राइट। तो इंसुलेटर में जो जितना भी मटेरियल होता है इंसुलेटर, ऑल इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड, इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड, बॉन्डेड बंधा हुआ होता है, राइट, मतलब कोई अपने आप मूव नहीं कर सकता है। ध्यान से देखो, हम बताए थे चार्ज ट्रांसफर, शुरू में बेसिक में बताए होंगे चार्ज ट्रांसफर, राइट, चार्ज ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में चार्ज मतलब किसका ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट, चार्ज ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब यहाँ समझ में आया कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्डेड वाला जो बंधा हुआ है या जो फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी का लेन देन हो रहा होता है, राइट।
तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं तो क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? मान लो एक लकड़ी लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक लकड़ी, ये वुड है, दो चीज लेते हैं, मान लो सपोज करो ये वुड है और एक आयरन है, ठीक है, ये आयरन, आयरन सबको पता है कि आयरन कंडक्ट करता है, इतना तो बेसिक हम लोग जानते हैं कि आयरन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, झटका मारता है, राइट। चेक कर लेना, अगर अगर फील नहीं हो तो फिर तुम लोग फील कर सकते हो, राइट, करना नहीं है, ठीक है। ये वुड है, प्रैक्टिकल इज नॉट अलाउड विदाउट परमिशन, राइट। देखो वुड है, इस पे अगर हम लोग चार्ज रखते हैं तो जहां रखेंगे बेचारा यहीं बैठा रह जाएगा, राइट। अगर मान लो हम यहाँ पे प्लस चार्ज रख दिए तो बेचारा यहीं पे बैठा रह जाएगा, क्योंकि इसको कोई दूसरा चार्ज ले जाने वाला साथी नहीं मिलेगा, ये घूम नहीं पाएगा। इसका मतलब घूम ही नहीं पाएगा तो क्या चार्ज का कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे इंसुलेटर, राइट। लेकिन जैसे ही आयरन पे अगर कोई चार्ज रखेंगे तो इसके साथ ही ढेर सारा फ्री मिल जाएगा, बोलेगी चल घूमते हैं, राइट, इधर उधर दौड़ना शुरू कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। तो देखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जो कि एकदम बंधा हुआ है, घूम नहीं सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब नो कंडक्शन, नो कंडक्शन, राइट, कंडक्शन होता ही नहीं, कंडक्ट करता ही नहीं, नॉट कंडक्ट, ठीक। सेमीकंडक्टर में देखो, सेमीकंडक्टर में एक ऐसा मटेरियल होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी सम, देखो जैसे कि सिलिकॉन की बात करते हैं, देखा होगा सिलिकॉन जो सोलर सेल होता है, राइट, ठंडा में उसको रखते हैं तो क्या होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है, उसे करंट नहीं आता, लेकिन जैसे ही धूप में रखते हैं तो उसमें करंट आने लगता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही मान लो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल प्लेट है, ठीक है, ये सोलर प्लेट है, ये भी पढ़ेंगे सोलर सेल, इसका वर्किंग भी पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में, राइट। तो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ता है, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, सनलाइट में क्या एनर्जी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन कर लेता है, और जब इसके पास एनर्जी आ जाता है तो ये दौड़ना शुरू कर देता है, राइट। तो देखो इसमें कुछ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, यानी एनर्जी दे रहे हैं, तो कुछ देने से कंडक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, राइट। मतलब कि ये कुछ इसमें फ्री होता है और कुछ फ्री नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गया सेमीकंडक्टर, यानी सम इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड एंड सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री, आर टू मूव, राइट। मतलब ये भी पूरी तरह से कंडक्शन नहीं करता है, राइट, कुछ ही कर पाता है, ठीक है। बट कंडक्टर में देखो एक्सेस अमाउंट जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जितना भी होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारा फ्री होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन को जो होता है सरफेस में मूव करता है, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव ऑन द सरफेस, चाहे बैटरी लगाओ या नहीं बैठा हो, ऑटोमेटिक। ये आयरन है, इसमें कोई बैटरी तार नहीं जरा, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये सब अपना अपना घूम रहा होगा अपनी दुनिया में, इधर उधर घूम टहल रहा होगा, ठीक है, तो एकदम फ्री होता है मूव करने का, तो उस मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, यानी इसमें क्या बोल सकते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। ये चीज समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का के बेसिस पे जो मटेरियल को डिवीजन किया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर का एक्चुअल में हम लोग को फोकस करना है कंडक्टर पे, ठीक है, राइट। हो गया, ठीक, चलो आगे चले। अब हम लोग को बेसिकली फोकस करना है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं,
बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज का रेस्ट वाला बिहेवियर, राइट। अब देखो इसमें पहला, सपोज कर लो ये एक मेरा कंडक्टर है, ठीक, एक मेरा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, राइट, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूव ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन सरफेस, ठीक है, सरफेस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझो ये क्या है, एक मान लो हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, राइट, सपोज कर लो एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, स्फीयर, और है कैसा, कंडक्टर है, राइट, देखो कंडक्टर है। एक और ले लो सॉलिड ले लो, राइट, देखो एक और ले लो सॉलिड, चलो समझते चलते हैं, राइट, ठीक है, समझना जरूरी है। ये ले लो सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, और ये भी कैसा कंडक्टर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो तुम बोलेगा कि सर कंडक्टर में चार्ज तो अंदर भी रहना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहिए, अंदर भी रहना चाहिए, राइट। क्या बोल रहे हैं, वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बताते हैं कि देखो ये हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में हम लोग पढ़े हैं कि जो भी चार्ज होगा कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। लेकिन अब ये भी न्यूट्रल है, समझ के लिए ये भी न्यूट्रल है, इस पे भी कोई चार्ज वर्ज नहीं है, लेकिन कंडक्टर है तो इसमें क्या है, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव ऑन सरफेस, मूविंग, बट ये कहाँ मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है कि डेप्थ में मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है, देखो चलो इसके डेप्थ में चल के बात करते हैं, ठीक है। इसमें तो पता चलेगा कि जो भी है सरफेस पे होगा, राइट, इसमें कोई दिक्कत हॉलो में, क्योंकि अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, जहाँ मटेरियल रहता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में देखो, जैसे ही सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, देखो ये हॉलो स्फीयर लिए हैं, इसका मतलब हॉलो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हॉलो कंडक्टर, और सॉलिड लिए हैं मतलब सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर, ये स्फीयर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी सॉलिड हो सकता है, राइट, ठीक है। तो देखो अगर हम अंदर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, देखो सपोज कर लो कि दो इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो बेचारा दोनों कैसा नेचर का है, सेम नेचर का है, तो फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों भागेगा, कहाँ भागेगा, मैक्सिमम कितना भाग सकता है, मैक्सिमम कितना भाग सकता है, सरफेस पे, मैक्सिमम सरफेस पे आ सकता है। इसका इलेक्ट्रॉन का अपना तो औकात नहीं है कि खुद से बाहर निकल जाए, क्या खुद से बाहर निकल सकता है, नहीं, खुद से बाहर नहीं है, इसलिए जो भी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा एक दूसरे को रिपल्सन कर रहा होगा, और भाग के कहाँ चलाता है, सरफेस पे, सरफेस पे, राइट। यानी कि इस मटेरियल, सॉलिड कंडक्टर मटेरियल के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, सरफेस, सरफेस पे। यानी अगर हम बोले कि ये मेरा सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है, SCM, सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल। अब तुमसे पूछे कि इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अंदर में होगा कि बाहर, सरफेस पे, तो क्या बोलेंगे, सरफेस पे बोलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि डेप्थ में यानी इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, फोर्स लगता है तो दोनों एक दूसरे को भागेगा, और भाग के मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, तो सरफेस पे जा सकता है, उसके पास इतना एबिलिटी तो है नहीं कि वो खुद से सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, तो मैक्सिमम सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, सरफेस पे। तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से क्या पता चला कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, दोनों कंडक्टर ही है ना, देखो ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, दोनों में सरफेस भी है, तो क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन, कि फ्री इलेक्ट्रॉन reside on the surface of कंडक्टर, राइट। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो कहाँ रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चलो इतना तक किसी को डाउट, आगे चलें, हो गया।
एक और बताए थे कि जो भी कंडक्टर होता है वो कैसा सरफेस होता है, कंडक्टर पे क्या सेम रहता है, कंडक्टर पे क्या सेम रहता है, पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, याद है तुम लोग को? राइट, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहेंगे तो कंडक्टर पे क्या होता है, कंडक्टर जो होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे समझो, हम लोग बैटरी, क्या सॉलिड कंडक्टर में क्या बोले कि जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उन दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा, और तो रिपल्सन लगेगा तो दूर भागेगा, तो भाग के मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, सरफेस पे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से बाहर निकल के सरफेस से निकल के भाग जाए। तो मैक्सिमम सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आ सकता है, सरफेस पे आ सकता है। तो हम इन दोनों को मिला के एक लाइन बोल सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ रिसाइड करता है, ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। और हम लोग जानते हैं कंडक्टर जो होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझो इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझो कैसे, हम लोग घर में बैटरी लेते हैं, ठीक, बल्ब जलाना होता है तो वायर लेते हैं बेसिकली ऐसे, और फिर इसको हम लोग यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, क्या जल जाता है, जलता है कि नहीं, जलता है। तो अगर हम इस बैटरी के पास पोटेंशियल मेजर करते हैं तो मान लो 10 वोल्ट आया, और इस बल्ब के पास भी पोटेंशियल मेजर करेंगे तो क्या यहाँ भी 10 ही वोल्ट आएगा ना, जबकि इतना बड़ा वायर जोड़ दिए। इसका मतलब क्या हो जाए कि इस वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं कंडक्टर जो होता है, सारा कंडक्टर कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। और क्या जानते हैं कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। चलो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गया, ध्यान रहे कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी कि जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर पे कहाँ डिसाइड करता है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, राइट। फिर हम लोग हाँ आगे जैसे बहुत सारे जगह प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, राइट। सेकंड, अब क्या करते हैं, एक कंडक्टर को, ठीक है, मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ठीक, इस न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर, क्या न्यूट्रल कंडक्टर कहने का क्या मतलब हुआ कि क्या उसके पास चार्ज है या नहीं, टोटल चार्ज कितना है, राइट, टोटल चार्ज जीरो होगा, ध्यान से देखो, टोटल चार्ज जीरो, बट फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, किससे मतलब है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, जो मूव कर रहा होगा, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो इस कंडक्टर को क्या किए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, ठीक है, चलो, ठीक है, देखो क्या किया, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, ठीक है, ई नॉट, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या किए, ए न्यूट्रल कंडक्टर is placed inside इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होगा, ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, राइट, तो जो भी होगा, हम अंदर की बात करते हैं, ठीक है, अंदर में एक्चुअल में कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो तो सरफेस पे मूव करेगा, राइट, मूव करेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रिसाइड ऑन सरफेस, तो सरफेस होगा, बट इसके अंदर का क्या घटना होगा, इनसाइड हम लोग देखते हैं, इनसाइड क्या चल रहा है उस चीज को देखते हैं। इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड क्या होगा, देखो तो इनसाइड को समझते हैं, ठीक है, चलो, जैसे ही अंदर फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, क्या इलेक्ट्रॉन पे जो भी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, राइट, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस के इस साइड चला जाएगा, यानी इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा,
मतलब दौड़ना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर भागना शुरू करेगा, इधर। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन भागा तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन भागा तो दो पॉजिटिव चार्ज आया, राइट। इसी तरह से क्या होगा, चार्ज अंदर इंड्यूस्ड होने लगेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज इज इंड्यूस्ड, क्या इंड्यूस्ड होता है, चार्ज इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड होने लगता है। देखो चार्ज में इंडक्शन पढ़ा चुके हैं, पता है कि नहीं, तो वही चार्ज इंड्यूस होने लगता है। अब देखो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, देखो अंदर में, ये कहाँ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अंदर की बात कर रहे हैं। इनसाइड में एक ई इंड्यूस डेवलप हो जाएगा, राइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन कब तक, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कब तक दौड़ेगा, जब तक कि इंड्यूस्ड ई नोट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये चार्ज तब तक दौड़ेगा क्योंकि देखो इधर ई इंड्यूस्ड लग रहा है, यानी इधर ई इंटू ई नॉट की वजह से फोर्स लग रहा है, और इधर ई इंटू ई इंड्यूस्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। यानी इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल की वजह से लग रहा है, और इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड की वजह से लग रहा है। तो चार्ज कब तक दौड़ेगा, जब तक कि ये दोनों फोर्स बराबर ना हो जाए, यानी क्या ई इक्वल टू ई नॉट ना हो जाए, तब तक दौड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि चलो फिर से बताते हैं, देखो ठीक, एक चार्ज के बारे में सोचो, राइट। देखो एक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की वजह से यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, राइट। और इस इंड्यूस्ड की वजह से इसके अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहा है, देखो ई इंटू ई नॉट और ई इंटू ई इंड्यूस्ड। तो देखो जब तक वेन, जब तक हिंदी में लिखते हैं जब तक ई नॉट ग्रेटर है ई इनसाइड इंड्यूस से, तब तक नेट फोर्स किधर लगेगा, एफ नेट इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं, यानी चार्ज इधर दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही एज ई नॉट इक्वल टू ई इंड्यूस्ड हो जाए, यानी उल्टा लिख रही है, ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े इधर आएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, राइट। एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन आया तो दो पॉजिटिव चार्ज, यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज ई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो इस समय देन चार्ज मूव करना बंद कर देता है, चार्ज दौड़ना बंद कर देता है, राइट। कॉमन लैंग्वेज में लिखना है, चार्ज दौड़ना बंद कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अंदर में कोई फील्ड नहीं है, नेट फील्ड क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो इनसाइड में नेट फील्ड क्या होगा, ई नेट कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब कोई फील्ड ही नहीं रहेगा तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगा, नहीं रहेगा। यानी इसका मतलब कंक्लूजन समझो कि जब कोई कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इसका मतलब समझ रहा है, इसका इतना अच्छा एग्जांपल है, समझो लाइटनिंग, जो बिजली गरजता है, तो अगर हम कंडक्टर के अंदर चल जाए तो उसके झटका से बच सकते हैं, लेकिन बाहर रहेंगे तो मार देगा, क्योंकि अंदर में तो ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद को इस तरह चार्ज को अरेंज कर लेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, राइट। हाँ, इसीलिए जब भी लाइटनिंग होता है तो बोला जाता है कि अगर कार में है तो कार से बाहर ना निकले, कार के अंदर ही रहे, बचने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कार मेटल्स का होता है, राइट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो देखो पीछे हो गया, क्या लाइटनिंग का क्या बोले थे कि जब भी लाइटनिंग होता है तो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हैवी मात्रा में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा है ना, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, याद है किसी को, भूल गए,
राइट। तो लाइटनिंग में क्या बोलते हैं कि झटका मार दिया है, बहुत ज्यादा वोल्टेज था। इसका मतलब क्या, एक वास्तव में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, एनर्जी था। क्या था, एनर्जी था। तो देखो अगर लाइटनिंग से बचना है तो कंडक्टर मेटल के अंदर चले जाओ अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा, ईएलएफ होगा, नो, नो ईएलएफ, राइट, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा, तो बचने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो देखो कंक्लूजन क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी का कंक्लूजन क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज इस तरह से अरेंज होता है कंडक्टर में सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज क्या, जीरो, जीरो। तो क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ यू प्लेस पीछे, राइट, हो गया। क्या इसका स्टेटमेंट लिख लो, इफ यू प्लेस ए कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड then charge in conductor arrange in such a way, arrange themselves, खुद को अरेंज कर लेता है, arrange themselves in such a way that net electric field inside conductor, that net electric field inside conductor is zero। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब देखो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, राइट, ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो अंदर ई नेट कितना होगा, जीरो। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी देखो अंदर इंड्यूस्ड है, तो ई नेट को हम लोग लिख सकते हैं, ई नेट, ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल, और ये दोनों मिलके जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब देखो ये एक्चुअल में वास्तव में ये होता है जीरो। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो ई इंड्यूस्ड होगा वो निगेटिव हो जाएगा माइनस ई एक्सटर्नल के। देखो इसका मतलब इंड्यूस्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा तभी तो जीरो होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कंडक्टर का प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़े, कि जो कंडक्टर पे जो चार्ज अगर जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी सारा कहाँ रिसाइड होता है, सरफेस पे रिसाइड होता है, ठीक। सेकेंड कि किसी कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देते हैं तो चार्ज अरेंज इन सच ए वे दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, और इसी का उपयोग करके हम लोग थंडर लाइटनिंग से हम लोग बच सकते हैं। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट के नाम से पढ़ेंगे, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड बनाना है, शील्ड का मतलब क्या होता है, रक्षा कवच, है ना, मूवी में देखा होगा शील्डिंग, शील्ड, राइट। चलो आगे चले, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जेई मेंस का, जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। देखो क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, 2002 का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या था, इफ यू प्लेस ए न्यूट्रल कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी प्लेस ए न्यूट्रल conductor inside electric field, external electric field E नॉट आई कैप, ठीक है,
और क्वेश्चन में पूछ रहा था विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्वेश्चन में पूछा गया था विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, देखो कंडक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, ड्रॉ फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये कंडक्टर था, ठीक। अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पहला लाइन दिया था ऐसा, फर्स्ट, सेकेंड था ऐसा, ये अलग, थर्ड था थर्ड, फोर्थ था फोर्थ। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है? और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ध्यान से सोच के बताओ। देखो हम लोग अभी पढ़े कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, इसका मतलब क्या, कंडक्टर को वास्तव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई लाइन क्रॉस कर पाएगा कंडक्टर, नहीं क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा नहीं कि ये अंदर आए बेंड करके चला जाए। थर्ड ऑप्शन देखो, एक और चीज जानते हैं कि जो भी कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब देखो ये स्फेयर है तो इसका परपेंडिकुलर लाइन वह लाइन होगा जिसका डायरेक्शन सेंटर से मैच करता हो, मतलब क्या ये परपेंडिकुलर होगा, और निकल भी क्या रहा है, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली निकल रहा है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखो ये स्ट्रेट है, ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो कौन सा लाइन हो जाएगा, ये, ठीक है। थर्ड देखो ये कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, दे रखा है स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसका मतलब जो भी लाइन इन करेगा तो क्या, स्फेयर में परपेंडिकुलर क्या होता है, जो सेंटर को लाइन ज्वाइन करे, तो ऐसे इन करेगा। आउट करने वाला भी लाइन क्या होगा, ऐसे निकलेगा जो कि सेंटर की तरफ से हो। समझ में आ रहा है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर वो लाइन होता है जो सेंटर और सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिला दे, ठीक है। देखो ये लाइन सेंटर को नहीं मिला रहा है, बट ये लाइन देखो ऐसे ही इन कर रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट, हाँ परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर, चलो इसको बताते हैं कि अगर देखो, अगर ये स्फेयर लेते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक। देखो अगर ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, तो ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक, और इसको रख दिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। देखो हमें जो आगे इसका चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसी का एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई इनसाइड कितना होगा, ई नेट अंदर जीरो, जीरो होने का क्या मतलब, कोई फील्ड लाइन होना चाहिए या नहीं। तो इसके अंदर मान लो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वास्तव में देखो ये ऐसा हो जाएगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, बट जैसे ही इधर आएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और निकलेगा कैसे, ऐसे। समझो ऐसा इसलिए किए क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर तभी होगा जब सेंटर को मैच कराएगा, रहे हो ना, ऐसे, ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे एकदम ठीक परपेंडिकुलर रहेगा तो एकदम ठीक सेंटर को मैच करेगा, फिर ठीक निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह का लाइन होगा, अंदर जीरो होगा, ठीक है। राइट, ई अंदर जीरो हो गया। देखो हम लोग ये भी जानते हैं
ई बराबर माइनस dv बाई dr, ई जीरो होना यानी dv बाई dr जीरो, इसका दो बात पॉसिबल हो सकता है, राइट। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस, और v इक्वल टू जीरो। तो क्या जीरो भी एक कांस्टेंट है? 0 वोल्ट मतलब क्या कांस्टेंट है? यानी क्या बोल सकते हैं कि जो भी कंडक्टर होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, यानी कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? देखो चलो कंक्लूड कर देते हैं सारा चीज को। पहला, कंडक्टर एक्ट एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अबव पॉइंट से क्या पता चला? तो मैं अबव पॉइंट we can say conductor act as an equipotential region, right? पहला। सेकंड, और क्या बोल सकते हैं? कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग इन एंड कमिंग आउट होगा, गोइंग आउट होगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग इन एंड या कमिंग गोइंग आउट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो, किसी को एनी प्रॉब्लम? ठीक, ठीक है, ठीक है।